आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 13 से 16 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने करंट अफेयर के, वो हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे। और एक बात देखो, करंट अफेयर में ना आप तो पढ़ ही रहे हो अच्छी तरीके से, लेकिन करंट अफेयर में ना एग्जाम से पहले कुछ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। देखो, मैं ये भी बोल सकता हूं कि अपॉइंटमेंट पढ़ लो, अवार्ड्स पढ़ लो, गेम पढ़ लो। बाबू, ये सब तो करंट अफेयर के अंदर आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन अलग से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर में सब कुछ कवर हो जा रहा है, आपको अलग से पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है ना जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है पिछले एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए। जैसे मान लो आपको, हमको सबको पता है भैया, पद्म अवार्ड जो इस बार मिला है ना, इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। ये आपको भी पता है, अगर आप एग्जाम दिए हो और 2-3 बार फेल हुए तो इतना तो ऐसा आपको ज्ञान होगा, या किसी से पूछ लो। दूसरा टॉपिक ये है ना, जितने भी आज तक नहीं, जितने भी लास्ट 6-7 महीना में जितना भी आर्मी एक्सरसाइज हुआ है, सैन्य अभ्यास, वो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है, करंट का, जो करंट में आपको बन रहा है, बजट के 2026 के क्वेश्चन ना आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। चौथा टॉपिक क्या है दोस्त? चौथा टॉपिक आपका है इकोनॉमिक सर्वे। ये आपको ना घोल कर पी कर जाना है, वरना एग्जाम में जाते हो तो बोलते हो बहुत डीपली पूछ दिया। आपसे पूछता है कि आज के डेट में आईटी सेक्टर में कितनी महिलाएं जो है वो काम कर रही है, कितनी % महिलाएं है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, बहुत कुछ पूछता है। आप बोलते ये सब क्वेश्चन कहां से पूछ दिया? वो सारा क्वेश्चन ना इकोनॉमिक सर्वे में आया है, और मैंने आपको हर एक नोट दिया है। और एक टॉपिक, जो 5वां टॉपिक है ना, आपको इंडेक्स अच्छे से पढ़कर जाना है करंट अफेयर में, रैंकिंग 2025 और 26 का। हालांकि मैंने आपको अपडेट भी इसका दिया है, तो ये टॉपिक कम से कम अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। बाकी करंट अफेयर में ना एक बात याद रखना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये कम से कम आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। बाकी मैंने बताया भी है, 2025 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं रेलवे के द्वारा, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। याद रखना, 13 से 14 नंबर ना आपका करंट अफेयर से बनेगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे रेलवे खिलवाड़ कर रहा है ना, कि आपके 40 में 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछ दे, बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, कम से कम की बात कर रहा हूं, तो ये आपको अच्छे से पढ़कर जाना है दोस्त। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और हालांकि सब कुछ, सारा नोट्स जो है ना, कंप्यूटर हो, पॉलिटी हो, सब कुछ, इकोनॉमिक हो, बजट सर्विस, सब कुछ मैंने दिया आपको एप्लीकेशन के ऊपर। डाउनलोड कर पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हर साल मिर्गी दिवस, हम लोग ना जो मिर्गी दिवस है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, हर साल ना हम लोग 10 फरवरी को मनाते हैं। अब जितने भी दिवस होते हैं ना जो आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं, उसमें ना आप डेट के साथ साथ आपको थीम भी याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे थीम पर क्वेश्चन पूछता है, और बहुत लोग क्या करते हैं, थीम पढ़कर नहीं जाते हैं। डेट याद है ना, ये गलती करते हैं। आप पैटर्न को समझो, याद रखना इस बार का थीम क्या है। थीम हिंदी इंग्लिश में बाबू एक जैसा होता है। थीम क्या दिया गया है इसका? 2026 का वो दिया गया है आपका, पीपल्स प्लेज टर्निंग स्टोरी इनटू एक्शन। ये थीम दिया गया है 2026 का, याद रखना, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का। अच्छा, एक बात याद रखना, विश्व दलहन दिवस, यानी दाल की बात कर रहा है, हर साल ना 10 फरवरी को हम लोग ये दिवस मनाते हैं, ठीक है, ताकि किसान को हम लोग जागरूक कर पाए, उत्पादन को लेकर, दाल का उत्पादन हो सके, क्योंकि दाल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बाबू उत्पादन है हमारे देश के लिए। आपको पता है, अगर एग्जाम में गए और पूछ दिया विश्व भर में सबसे ज्यादा उत्पादन दाल का कौन सा देश करता है, तो उसमें 1 नंबर पर है हमारा इंडिया, भारत करता है, ठीक है। तो आप याद रखना, हर साल दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। विषय क्या दिया गया है इस बार का 26 का? तो वो दिया गया पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त, एक क्वेश्चन याद रखना एग्जाम में पूछेगा। 39वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, ये जो मेला लगा है 39वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला, जो हरियाणा के फरीदाबाद में हो रहा है, इस बार याद रखना कहां पर हुआ था, हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया और उत्सव दिखाया, इस साल की थीम क्या था, 39वां सूरज कुंड मेला का थीम क्या है बाबू, किस पर आधारित है, वोकल टू ग्लोबल, ये थीम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जिसका मकसद भारतीय शिल्प और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना है। मेले के लिए थीम राज क्या है, थीम राज कौन सा है, जो मेला लगा है ना हरियाणा के फरीदाबाद में ये वाला, उसका थीम आपने पढ़ा, इसमें ना उत्तर प्रदेश और मेघालय जो है वो थीम राज है। उत्तर प्रदेश और मेघालय के जितने भी शिल्प संस्कृति है, जो कुछ भी है, इनके 40-45 स्टॉल लगे हैं इस दोनों राज्य के, ताकि ये अपने संस्कृति कला को वहां पर दर्शा सके, ताकि उनको इंटरनेशनल मंच पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो है वो एक स्थान मिल सके। एक बात और याद रखना, आंसर तो सुन लिए, जो विशेष राज्य था भैया इस मेला में, जो केंद्रित राज्य था जिस पर फोकस था, वो उत्तर प्रदेश और मेघालय है। इसमें ना एक और देश बाबू पार्टनर देश भी है, वो भी याद रखना, मिस्र, इजिप्ट जो है ना वो इस मेले का पार्टनर बना है। ठीक है, तो इजिप्ट के भी कला संस्कृति को इस मेले में दर्शाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिलाओं की श्रेणी में कौन सी राज्य की टीम स्वर्ण पदक जीती है। याद रखना, ये अवार्ड जीता गया है झारखंड के द्वारा। कौन जीता है, झारखंड जीता है। किसको हराकर बाबू, झारखंड हराया है आपका राजस्थान को, ये बात याद रखना है। अगर मैं बात करूं, ये तो महिला का हो गया, आपसे एग्जाम में पूछेगा पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप कौन जीता है महिलाओं में, तो झारखंड। किसको हराकर, राजस्थान को हराकर। अगर आप एग्जाम में गए और यही पूछ दिया कि पुरुष का बताओ, तो पुरुष में ये खिताब ना आंध्र प्रदेश को गया है। किसको गया है बाबू, आंध्र प्रदेश जो है ये अवार्ड जीता है पुरुष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क से जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, याद रखना, जिसको बोलते हैं गोरन। ठीक है, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क से कौन जुड़ा है हाल फिलहाल में, आपने करंट अफेयर में कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, WHO जो संस्था है, इससे ना अमेरिका जो है अपने को हटा लिया है। पहले अमेरिका जो था वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा था, लेकिन अभी क्या अमेरिका किया है, उसकी जो सदस्य थी वो यहां से हटा लिया गया। अब अमेरिका इसका सदस्य नहीं है WHO का। इसके बाद ना जो न्यूयॉर्क है ना, इसका हिस्सा बना है। अब ये काम क्या करता है, देखो, वैश्विक तौर पर जितने भी वर्ल्ड में ना जो आपातकालीन बीमारी आती है, कोरोना आ गया दुनिया भर का, ठीक है, उसको पर ये निगरानी रखती है और उस पर बहुत जल्दी तरीके से काम करती है, सबको जल्दी अलर्ट भेजती है कि देखो बीमारी आने वाला है, रिसर्च करती है बाबू, जितने भी आपातकालीन जो अचानक से बीमारी आ रहा है, उभर रहा है, उसके ऊपर ही नजर रखती है, उसके समाधान जल्दी से उसके ऊपर काम करती है। WHO वही करता है, लेकिन WHO से क्या किया है, अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है अपने नाम। अभी क्या हुआ है, न्यूयॉर्क ने ना इसका हिस्सा बना है, किसका, गवर्न का। ये बात याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एग्जाम में गए और पूछ दिया इसका गठन कब हुआ था, तो आप याद रखना इसका गठन ना सन 2000 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ट्रेसेबल लॉजिस्टिक तंत्र लागू करने के लिए किस संगठन के साथ मेमोरेंडम साइन किया है। अब एक बात याद रखना, यहां बात क्या हो रहा है, कृषि एवं किसान कल्याण, यानी किसान के हित के लिए बात हो रहा है। अब देखो, किसान जितना भी अनाज उगाता है, दाल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, अब देखो, अब मान लो किसान है, ठीक है, अब वो कोई चीज अनाज जो है वो उगाया, उसके अनाज को यहां से यहां ले जाने में या यहां से यहां ले आने में बाबू खर्चा बैठता है। अब ट्रांसपोर्ट जल्दी नहीं मिल पाता है। आप देखते होंगे ना, अगर मान लो किसान दिल्ली का है,
इसको अपना माल कहां भेजना, राजस्थान बेचना है, तो कैसे भेजेगा? मनमानी लोग भाड़ा मांगते हैं। अब देखे हो ना, और बहुत बार तो ऐसा होता है किसान को गाड़ी भी नहीं मिल पाता है अपने माल को यहां से वहां पहुंचाने के लिए। तो इस चीज के लिए ना डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है ना, जो डाक विभाग है, उन्होंने डील साइन किया, उन्होंने बोला है ना हम अपने आपके माल को यहां से वहां पहुंचाएंगे। इसीलिए आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लॉजिस्टिक तंत्र के लिए ना साइन किससे किया है, डाक विभाग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्त, देखो केंद्र सरकार, ये 3 संस्थाओं ने ना एक डील साइन किया है। कौन कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के बीच में एक डील साइन हुआ है। डील ये साइन हुआ है कि नागालैंड के ना शुरुआत के 6 जिलों में एक संस्था बनाया जाएगा, जिस संस्था का नाम है आपका फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, इनको बोलते हैं FNTA। इसकी स्थापना की जाएगी। तो नागालैंड के कितने जिलों में यह बनाया जाएगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। यह बनाने के लिए कितने संगठन के बीच में डील साइन हुआ है? 3 लोगों ने साइन किया। कौन कौन? केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये शुरुआत में ना 6 जिलों में ये बनाया जाएगा। ये काम क्या करता है भैया बाबू, एक तरह से ना ये सरकारी है, मान लो जितने भी विकास के काम होते हैं, किसी को आर्थिक सहायता पहुंचाना, डेवलपमेंट करना, वो सब कुछ बाबू ये देखता है ये संस्था। और नागालैंड के शुरू के 6 जिलों में इस संगठन का स्थापना किया जाएगा, जिसको बोल रहे हैं FNTA। याद रखना आप सभी लोग। देख रहे हैं अमित शाह भी जो है वो गए हैं वहां पर इस मीटिंग में, केंद्र सरकार की तरफ से। आपको फोटो दिखा दे रहा हूं, तो याद रखना 6 लोगों के बीच में डील साइन हुआ है। देख रहे हैं अमित शाह को, बस लग रहा है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट पुनर्गठन योजना के तहत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, पावर ग्रिड जो कंपनी है, जो ये कंपनी है बाबू आपका पावर ग्रिड, जिसका गठन कब हुआ था? अच्छा, एग्जाम में गए और पूछ दिया पावर ग्रिड का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1989 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय पड़ता है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, अब एक बात याद रखना, देखो हर कंपनी का ना छोटी छोटी कंपनी भी होती है, सहायक कंपनी। ऐसे रिलायंस मान लो, अदानी मान लो, एक तो बड़ी कंपनी होती है। जैसे कोई भी कंपनी मान लो, एक बड़ी कंपनी है रिलायंस। अब रिलायंस का बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी भी है, अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पर। अब हुआ क्या है, जो पावर ग्रिड है ना, उसकी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है, सहायक कंपनी है। उसको ना पावर ग्रिड में मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए, विलय करने के लिए ना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो ऐसे कितने छोटे छोटे कंपनी को पावर ग्रिड में मिलाया जाएगा? तो ऐसे 17 कंपनियों को मिलाया जाएगा। अब इसमें ना स्टेटमेंट अगर चाहे एग्जामिनर तो बना सकता है। तो 17 कंपनी को मिलाया जाएगा, उसको 2 भाग में। वो 2 भाग क्या क्या है देखो, पहला तो ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भाग में बांटा गया है। ग्रुप ए में ये बोला गया है ना कि 12 सहायक कंपनी पावर ग्रिड खावड़ा 2C, ये नाम याद रखना। जो 17 में जो 12 कंपनी है ना सहायक कंपनी, उसको किस में विलय किया जाएगा? तो पावर ग्रिड खावड़ा 2C ट्रांसमिशन लिमिटेड में विलय हो जाएगी 12 कंपनी। बाकी के 5 कंपनी जो ग्रुप बी में आते हैं, उसके 5 सहायक कंपनी जो है ना पावर ग्रिड वर्तमान ट्रांसमिशन लिमिटेड में जो है वो विलय होगी। तो 2 कंपनी में विलय हो रही है पावर ग्रिड का। पहले 12 कंपनी कहां विलय होगी? तो इस कंपनी में। ग्रुप बी में बोला गया है जो 5 कंपनी है वो इसमें विलय होगी। तो टोटल कितना हुआ? 17 कंपनी। ये याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लागू करने की पहल करने वाला पहला पोर्ट प्राधिकरण कौन सा बना है, ये आपको बताना है बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बोला क्या है ना, अब जो बंदरगाह है ना उस पे क्या माल आ रहा है, क्या माल जा रहा है, स्मगलिंग, आपको पता है बंदरगाह पर बाबू बहुत स्मगलिंग होता है। तो उन सब पर निगरानी रखने के लिए ना ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाया गया है, और ऐसा करने वाला ये पहला बंदरगाह बना है। वो बंदरगाह कौन सा बना है, चीज समझ गए होंगे।
वो बंदरगाह है आपका वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, बंदरगाह का नाम पढ़ा, इस बंदरगाह पर पूरा सिस्टम जो है वो ड्रोन से लैस होगा, ये पहला बंदरगाह बना है, चीज समझ में आया। अब एक बात और याद रखना आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, ये बंदरगाह को ना एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है, याद रखना एग्जाम में पूछेगा। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भारत का पहला आईजीबीसी प्लेटिनियम और नेट जीरो प्रमाणित प्रमुख बंदरगाह बना है। अब ये आईजीबीसी क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। देखो जो भी जगह है, संस्था है, कोई भी संस्था, अगर वो संस्था ना बाबू अगर पर्यावरण के अनुकूल बना है, अगर वो संस्था ऐसा बना है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, पूरा एनवायरनमेंट के अनुकूल बना है, तो उस संस्था को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको बोलते हैं आईजीबीसी प्लैटिनियम। समझ ही पा रहे हो, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इस बंदरगाह को ये मिला है, ये सर्टिफिकेट, ये बात भी याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है कि केरल इनोवेटिव पौधे की प्रजाति की पहचान करने के लिए कौन सा एआई पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप एक बात समझो कि जो ये इन्वेसिव पौधा है ये होता क्या है। देखो, एक ऐसा पौधा ना जो प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल उगता है, मतलब कोई भी पौधा है, देखो पौधा उगने में टाइम लगता है, लेकिन ये ऐसे पौधे हैं ना जिसका विकास जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ता है ऐसा पौधा। अब ऐसे पौधे जब बहुत तेजी से बढ़ेंगे ना, जिसमें होता क्या है, जो सूरज है, बाकी किरणें हैं, बाकी जो तत्व लगता है पौधे को उगने में ना, वो आधा यही खा जाते हैं सारे पौधे। तो इनका खोज कर कर इनको नष्ट करना जो है ये लक्ष्य रखा गया है। अगर ऐसे पौधे रहेंगे तो वातावरण को बाबू हानि होगा। अगर मान लो किसान है, खेती कर रहा है, ठीक है, अब मान लो खेती कर रहा है, तो अगर किसान को दो खेत है, एक ये खेत है, ये खेत है, अब किसान को अगर पानी पटाना है, यहां से किसान पानी डाल रहा है ताकि दोनों खेत में पहुंच जाए। अब क्या होगा ना, ये खेत में इतना पानी खा जाएगा कि इसके लिए पानी बचेगा ही नहीं, सारा पानी तो यही खा गया। तो बाबू बाकी जो पर्यावरण है, चीजें हैं, अलग पौधे हैं, उनको वो चीज नहीं मिल पाएगा, सब ऐसे खा जा रहे हैं। वही बोल रहा है कि ऐसे पौधे जो बहुत तेजी से उग रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए बहुत खराब है। तो ऐसे पौधे का पता लगाने के लिए एक एआई पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन केरल ने लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका नियोफाइट आईडी, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर देखो, यहां पर बात कर रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उपभोक्ता मूल्य सूचांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर किस वर्ष रख दिया गया है। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम लोग क्या नापते हैं? मेनली भैया मुख्य तौर पर महंगाई नापा जाता है। कि महंगाई नापने के लिए हमारा आधार वर्ष किसको मानते थे पहले? तो पहले जब भी महंगाई कितना बढ़ा, पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितना परसेंट बढ़ा, ये जो आधार वर्ष हम लोग पहले रखे थे ना, वो पहले था बाबू 2012। 2012 के आधार पर हम लोग मापते थे कितना महंगाई बढ़ रहा है। लेकिन अब सरकार क्या बोली है, अब जो आधार वर्ष होगा ना, वो 2012 नहीं 2024 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर देखो, यहां पर बोला आईटी मद्रास रिसर्च पार्क ने 600 करोड़ के डीप टेक फंड की शुरुआत के लिए किस वेंचर कैपिटल फर्म के साथ हाथ मिलाया है। अब ना आईटी मद्रास को ना 600 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, इसलिए भैया बोला है ना डीप टेक फंड, यानी आने वाला जितना भी टेक्नोलॉजी चल रहा है उसके रिसर्च के लिए, जैसे एआई बहुत प्रमुख बाबू आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, तो उसके रिसर्च के लिए, ठीक है, शोध के लिए जो खर्चा आ रहा है ना, वो 600 करोड़ रुपए आ रहा है। तो उसके लिए ना किस संस्था के साथ डील साइन हुआ है आईटी मद्रास का? तो वो संस्था है आपका यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वालकॉम, ये संस्था ने ना 2nm सेमीकंडक्टर चिप बनाया है बेंगलोर में। किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया इस चिप को? एक चिप बनाया गया है, ठीक है, यहां पर आपको फोटो में नहीं दिख रहा होगा, 2nm कितना बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा चिप से, ठीक है,
इस चिप को ना कौन कंपनी बनाई है? तो इसको बनाया गया आपका क्वालकॉम के द्वारा, याद रखना, बेंगलोर में। इसको बाबू किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, आपसे पूछेगा 2nm सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो कंपनी का नाम याद रखना आप सभी, क्वालकॉम। इसका बहुत कुछ आता है, इसका माउस आता है, कीबोर्ड आता है, डेस्कटॉप आता है इस कंपनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया आई लाइफ कनेक्ट किस रूप से वर्णित करता है? अच्छा, आपसे पूछा है ना, ये आई लाइफ कनेक्ट है क्या विशेष तौर पर जो लॉन्च किया गया है? तो जिसके आगे आई लगा है मतलब समझ गए भैया टेक्नोलॉजी के फील्ड से है, सिंपल सी बात है। अब ये ना एक पोर्टल बोल सकते हो, एक ऐसा इकोसिस्टम ना जो पूरी तरह एआई से लेस है। इसको डॉक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप बीमार पड़ गए, आपको कहीं नहीं जाना है, घर में बैठकर ही आपका इलाज होगा, ये पूरा एआई के तरीके से, और इसको डॉक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो बाबू याद रखना, ये है क्या? ये है बाबू डॉक्टर के नेतृत्व वाला एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, जिसको लॉन्च किया गया है आई लाइफ कनेक्ट नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक पिछले साल से 4 पायदान ऊपर चढ़कर भारत का रैंक कितना है बाबू आप सभी का नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में? तो 45वां रैंक है। ये बात याद रखना है, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है। एक नंबर पर कौन सा देश है? तो एक नंबर पर आपका अमेरिका है। इसको लॉन्च किस संस्था के द्वारा किया गया? बता रहे हैं, पहले ये क्या है पहले सुनो। इसको लॉन्च किया गया आपका पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। देखो, इसमें ये मापा जाता है, ये नापा जाता है ना कि कोई भी देश टेक्नोलॉजी को कितने जल्दी तरीके से अपना रही है, किस किस क्षेत्र में कितना अपना रही है, कौन देश टेक्नोलॉजी को अपनाने में, जो नया टेक्नोलॉजी निकल रहा है उसमें आगे है, यही मापता है ये वाला नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो इसमें भारत का रैंक 45 है, एक नंबर पर अमेरिका है। इस रिपोर्ट को जारी करता है आपका पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने, कुछ नहीं क्वेश्चन सिर्फ इतना बोला है ना, कौन सा भारत का राज्य है जिसने एकम नाम का एक एआई बनाया है, या एक ऐसा संगठन बनाया है ना जिसका मकसद यह है कि लोगों को ना एआई के फील्ड में ट्रेनिंग देना, काम करना सिखाना, कि काम जो बड़ा बड़ा काम है उसको छोटा कैसे किया जा सके एआई के माध्यम से, एआई के फील्ड में लोगों को स्किल सिखाना, इस संगठन का मकसद ही ये है। तो एकम नाम का संगठन जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? कहां पर? तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, एकम संस्था जो है वो किस राज्य सरकार के बाबू है? तो तेलंगाना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिसर्च स्कॉलर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है। जितने भी असम में शोध करता है, रिसर्चर है ना, उनको सरकार सहायता कर रही है ताकि आगे उनको खोज करने में पैसों की किल्लत ना हो। ये जो काम हो रहा है ना, एक योजना के तहत हो रहा है। उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है अटल विचल अग्रामी असम। ये नाम याद रखना। इस स्कीम के तहत ना रिसर्चों को सहायता किया जा रहा है असम राज्य सरकार के द्वारा। इसमें यह बोला गया है वहां के जो भी शोधकर्ता हैं उनको महीने का 25,000 रुपए दिया जाएगा। अगर आप विकलांग हो और रिसर्चर हो तो आपको शोध करने के लिए 40,000 रुपए दिया जाएगा। दोनों चीज के डिफरेंस समझ गए? विकलांग के लिए 40,000 और ऐसे बाबू सभी के लिए नॉर्मल के लिए 25,000। इस बात को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार ने एलन मस्क की स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट, अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो आपको पता होगा इंटरनेट के फील्ड में एक और क्रांति ऑलरेडी आ चुका है, जिस क्रांति का नाम है बाबू स्टारलिंक। आपको पता है ना? अब आपको घर में तार वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जैसे मोबाइल का नेटवर्क आता है ना, सेम उसी तरह उसी आधार पर यह काम करती है।
स्टारलिंक जो है ना वो भारत में आ रही है, बहुत आ गई है लगभग बहुत जगह। अब ये होगा क्या ना, स्टारलिंक ना इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा सभी को। जैसे आप जियो का इस्तेमाल करते हो फोन में तो नेटवर्क से आ रहा है ना, अगर जियो का ब्रॉडबैंड लोगे तो तार आ रहा है ना। अब ये स्टारलिंक क्या है ना, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगी और इसके लिए गुजरात सरकार ने इसके साथ हाथ मिलाया है, जो कि एलन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक। ये बात याद रखना आप सभी। अब कौन सा राज्य हाथ मिलाया? आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, ताकि ना दूर दराज आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों में हाई स्पीड सैटेलाइट बेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए। आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, मूडीज ने जो संस्था है जो जारी करती है हर साल रिपोर्ट समय समय पर हर देश के लिए, उसका जीडीपी कितना है, ग्रोथ कितना हो रहा है उस देश का, तो मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए भारत के लिए कितनी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है? 6.4% का, ऑप्शन नंबर सी। देखो भारत इतना बाबू भारत नीचे जा चुका है ना, इतना नीचे। अगर मैं इकोनॉमिक्स तो उतना बाबू हम अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन जहां तक हमने पढ़ा है, जितना डीपली मैंने पढ़ा है, भारत बाबू आज बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। आज ना भारत कम से कम 20-25 साल पीछे चला गया है। अगर भारत को बाबू उभारना है इंडिया को, तो आने वाले 10 साल तक भारत को कंटिन्यू बोल रहा हूं 8.2 या 8.3% के ग्रोथ रेट से डेवलप करना ही पड़ेगा अगर भारत को आगे आना है। तो इतना से कुछ नहीं होगा। आपको पता है भारत के प्रति व्यक्ति पर कर्ज कितना हो चुका है? लोग बोलते हैं कि भारत का इकोनॉमिक 3 ट्रिलियन हो गया है। पहले तो लोग बस बोल देते हैं कि 3 ट्रिलियन हुआ क्यों, ये ट्रिलियन होता क्या है, इनकम कैसे बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, लोग नहीं बता पाए। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं 100 में 99 लोग ये बात बता नहीं पाएंगे, लेकिन 100 के 100 लोग ये सुन रहे हैं इंडिया 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक बन गया। अरे भाई, कल इंडिया 10 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये समझो पर कैपिटा इनकम क्या होता है। जिस दिन इस पर सुधार नहीं होगा ना, लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मेन सुधार बाबू आपको इस पर रखना है। चाइना से कंपेयर करो पर कैपिटा इनकम, अमेरिका से बहुत पीछे है। हम बोल रहे हैं बांग्लादेश से पीछे, पाकिस्तान से पीछे हम लोग पर कैपिटा इनकम में। समझ रहे हो दोस्त? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? ये हर साल मनाया जाता है आप सभी को 11 फरवरी को। इसका थीम क्या दिया गया है? इसका थीम दिया गया है AI अवर सेफ स्मार्ट इन कंट्रोल। ठीक है, ये थीम दिया गया 2026 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, SBI 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क को पार करने वाला भारत का 6ठा कंपनी बन चुका है। ठीक है, 10 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन बनने वाला भारत का 6ठा कंपनी कौन सा बना है? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले HDFC है, ICICI है, TCS, बहुत सारा कंपनी है बाबू, 6ठा ये बना है। नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में महिला का 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? देखो खेल में पदक बहुत लोग जीत रहे हैं, लेकिन जो बड़ा नाम है वो कौन सा पदक जीत रहे हैं ये याद रखना है। तो याद रखना है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर राइफल कैटेगरी में मनु भाकर ने रजत पदक यानी सिल्वर जीता है। किसको हराकर? तो उनका नाम भी याद रखना है, किनको इन्होंने किनको हराया नहीं है, किनसे ये हारी है फाइनल में। ठीक है, इनको मिला सिल्वर। तो गोल्ड किसको मिला है? गोल्ड मिला है वियतनाम की लड़की को, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका गुएन थू ट्रांग, ये इनका नाम है। इनको मिला है बाबू, ये रही विजेता। कहां की रहने वाली है? वियतनाम का। एग्जाम में पूछे किनको हराकर, तो अब मत बोलना करवाई नहीं है, करवाया हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, विश्वभूषण हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उड़िया भाषा में है? याद रखना इस किताब का नाम है ई माटी कथा का है। ये किताब विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा उड़िया भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आर विजय आनंद को किस बैंक का MD प्रबंध निदेशक और CEO बनाया है? यूनियन सिटी यूनियन बैंक का। याद रखना, तो आर विजय आनंद जो है सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दिल्ली खेल महाकुंभ के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? और एक बात याद रखना, दिल्ली खेल महाकुंभ का थीम क्या है इस बार का? आओ दिल्ली खेले। क्या बोला? आओ दिल्ली खेले। ये थीम दिया गया है आपका, क्या बोला है? आओ दिल्ली खेले। ये ना थीम दिया गया है 2026 का, जिसका ब्रांड एम्बेसडर प्रसार प्रचार करने के लिए शिखर धवन को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, रेडियो को बातचीत के एक ताकतवर जरिए के तौर पर मनाने के लिए हर साल 13 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड रेडियो दिवस की थीम क्या है इस बार? इस बार का थीम दिया गया है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज टूल नॉट अ वॉइस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक उपकरण है, आवाज नहीं। ये विषय दिया गया है 2026 का। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन बोला है ना, कौन सा संगठन है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? वो संगठन ना 3 कंपनी के साथ हाथ मिलाई है। इसलिए हाथ मिलाई है समझा रहे हैं। पहले वो 3 कंपनी कौन कौन है? तो हाल ही में गोवा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पहला, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दूसरा, HLL इंफ्राटेक सर्विस लिमिटेड। ये 3 कंपनी के साथ वो कौन सी कंपनी है जो हाथ मिलाई है ताकि मेडिकल के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में ना क्वालिटी जो है दवाई का, जो एनवायरमेंट है स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर, इकोसिस्टम को लेकर, वो मजबूत हो सके। क्योंकि आपको पता नहीं है तो बता दे रहा हूं, आप पता है आपको, आप जितने भी मार्केट में दवाई देख रहे हो, मेडिसिन देख रहे हो ना, वो बाबू 2 नंबर भी आ रहा है और आप पता नहीं लगा पाओगे कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। मैंने अपनी आंख से देखा है। तो बाबू इससे क्या होगा, लोग नकली दवा खा रहे हैं। अब क्वालिटी मेंटेन हो पाए, इकोसिस्टम में 2 नंबर काम ना हो पाए, इन सब पर निगरानी रखने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए ना ये 3 कंपनी जो है मिलकर ना इंडिया फार्माकोपिया कमीशन के साथ हाथ मिलाया। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, चीज को समझ के क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस कंपनी, कौन सी कंपनी को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार मिला है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्त हमारे सामने क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, अच्छा करप्शन के मामले में ना भारत का जो पहले रैंक था ना इंडिया का करप्शन के मामले में, वो 96 था। लेकिन अभी भारत ने सुधार किया और भारत का रैंक कितना हो गया बाबू? 91 हो गया है। मतलब ये कम ज्यादा, मतलब क्या हो रहा है, भारत में करप्शन थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन अगर बात करूं सबसे कम करप्शन कहां पर है, सबसे कम, तो सबसे कम करप्शन है बाबू आपका डेनमार्क में। ये बात याद रखना, 1 नंबर पर यही है, सबसे कम यहीं पर है। सबसे अधिक करप्शन कहां पर है, ये एग्जाम में पूछेगा तो सबसे ज्यादा करप्शन जो है ना वो साउथ सुदान में है। ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे अधिक करप्शन जो है भैया वो साउथ सुदान में, दक्षिण सुदान में। भारत का रैंक कितना है अभी, तो भारत का रैंक बाबू 91 है। ठीक है, सीपीआई 25 स्कोर के साथ कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो 1 नंबर पर कौन है, तो 1 नंबर पर आपका डेनमार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने के, एशियाई विकास बैंक ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव प्रबंध के लिए कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? पहले ना इस कार्य के लिए $200 मिलियन का ऋण ऑलरेडी दे रखा है कौन? एशियाई विकास बैंक। अब ना $182 मिलियन का ऋण और दिया गया है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल $382 मिलियन का ऋण जो है उसकी मंजूरी मिली है। कौन देगा बाबू? एशियाई विकास बैंक। तो अतिरिक्त कितना मिला? पहले 200, अभी 182। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा भारतीय राज्य देश में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक बनकर उभरा है, जो भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग, भारत में जितना भी ऊन उत्पादन हो रहा है ना 100% मान लो, उसका 47.5% हिस्सा का उत्पादन यहीं पर हो रहा है। आप समझ लो, उत्पादन करता है, जो जम्मू कश्मीर कर्नाटक जैसे राज्यों को पीछे छोड़ देता है। वो राज्य कौन सा है? 1 नंबर पर राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये था आपका करेंट अफेयर कब से कब तक का,
13 से 16 फरवरी का। अब आपको पीडीएफ नहीं मिला होगा 11 तारीख से 16 तारीख तक का, तो इसका पीडीएफ ना इस क्लास के ठीक 10 से 15 मिनट के बाद आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर करना एक बार पीडीएफ रिवीजन कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक आपको करवाए। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना। रात को 10 बजे रीजनिंग का क्लास होगा, 20 सेट कराऊंगा, वो 20 सेट आपको मार कर जाना है अपने एग्जाम से पहले। ठीक है।